बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान से क्या खबर आ रही है, इसकी तफसील आज की इस नशिस्त में तफसील के साथ अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर नवाज शरीफ की परवाज़ अचानक क्यों रुक गई है, और इंतज़ार फरमाइए ये किसने कहा है नवाज शरीफ साहब को। और फिर राय साहब, फ़ौज के कमांडर इन चीफ सदर आरिफ अलवी साहब के ख़िलाफ़ बगावत का मामला क्या है ये भी बताएंगे। लेकिन राय साहब, सबसे पहले ये जो तोशा खाना का मामला है और जिस अंदाज से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सरेंडर किया आइन के सामने, कानून के सामने और उन दलीलों के सामने और उन लूप होल्स के सामने, जो पिछले जब से ये फैसला आया हुमायूं दिलावर का, जो उसने बहुत जल्दी में और उजरत में ये फैसला दिया, शायद उन्हें लंदन आने की जल्दी थी और फैसला देकर वो चले गए। अब ऐसा लग रहा है रिमार्क से कि यकीनन इमरान खान की रिहाई जो है वो करीब है। ये अलग बात है कि अब रिहाई के बाद कौन सा चांद चढ़ाया जाएगा और किस केस में उन्हें धर लिया जाएगा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रही इस केस के हवाले से राय साहब, एक मुख्तसर सज़ा इमरान खान को दी गई है, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है। और वो ये भी कहते हैं कि एक छोटे से ऑर्डर से इसे मुअत्तल किया जा सकता है, यानी इसके लिए नोटिस करने की आपको ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। फिर राय साहब, सबसे अहम बात ये भी है दायरा कार का मामला। ये केस डायरेक्ट सेशन अदालत नहीं जा सकता था, ये केस पहले मजिस्ट्रेट के पास जाना था, लेकिन इसको फॉलो नहीं किया गया। फिर राय साहब, ये भी इंपॉर्टेंट इसके अंदर है कि इलेक्शन कमीशन की असल में तारीफ क्या है और इलेक्शन कमीशन में कौन कौन लोग आते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जो खत लिखा या उनकी दरख्वास्त के ऊपर खान साहब के साथ जो एक केस का एक एपिसोड हुआ, इसको भी बुनियाद बनाया गया अदालत के अंदर। और फिर जो सबसे अहम था, जहांगीरी साहब हैं, जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, उन्होंने एक सवाल ये उठाया कि इमरान खान को ट्रायल कोर्ट ने दिफा का जो हक था और गवाह जो हैं उन्हें गैर मुतल्लका किस तरह कह दिया, यानी ये आपका हक था। अच्छा राय साहब, गवाह तो दूर की बात है, ख्वाजा हारिस साहब को भी दलाइल देने की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। और ऐसा लग रहा है कि दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है इस मूड में है कि इमरान खान साहब को रिलीफ जो है वो दे दिया जाएगा। आपको भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जज भी इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और लेकिन फैसला जो है वो किसी किस्म का नहीं आया। आपको लगता है ऐसा कि रिलीफ मिलेगा या अभी खान साहब को भी इंतजार करना पड़ेगा? देखिए हाशमी साहब, एक तो आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक खबर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं, लेकिन अदालत के अंदर जो तीन बड़े इंकशाफात हुए हैं जिनको पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर किया, एक आध चैनल ने ये खबर चलाई लेकिन उसको भी डाउन प्ले किया गया, वो तीन चार इंकशाफात अपने व्यूअर्स के सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन इंकशाफात से पता चला है कि असल में जज हुमायूं दिलावर ने किन हालात में इमरान खान साहब को सज़ा सुनाने का फैसला दिया था और उस वक्त असल में क्या कुछ हो रहा था। एक तो इंकशाफ ये हुआ अदालत के अंदर कि ख्वाजा हारिस, जो कि इमरान खान साहब के वकील थे, उनके मुंशी को अगवा कर लिया गया था। ख्वाजा हारिस के मुंशी को, यानी उनके सेक्रेटरी को अगवा कर लिया गया। इस वजह से ख्वाजा हारिस कुछ देर से ट्रायल कोर्ट पहुंचे। जब वो ट्रायल कोर्ट पहुंचे, यानी जज हुमायूं दिलावर की अदालत में, तो जज हुमायूं दिलावर को बताया गया कि 12 बजे का आपने टाइम दिया था, 12 बजे ख्वाजा हारिस जो है ये पहुंच गए अदालत में। लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने ये कहा और उनकी अदालत ने ये कहा कि अब टाइम ख़त्म हो गया है, अब आपके आने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद ये फैसला महफूज हुआ, अगरचे ख्वाजा हारिस ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब को भी एक दरख्वास्त के ज़रिए ये आगाह किया था कि उनके सेक्रेटरी के साथ क्या वाक़या हुआ। तो 12 बजे ये कहा गया कि अब आप लेट हो गए। उसके बाद ये फैसला महफूज किया गया। 12:30 पर 30 मिनट के अंदर 36 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फैसला सुना दिया गया। हाशमी साहब, किस तरीके से 30 मिनट के अंदर, अगर ये पहले से लिखा लिखाया फैसला नहीं था तो कौन लिख सकता है 36 सफ़ात? राय साहब जहीन जज हैं, दिलावर साहब बहुत जहीन जज हैं।
आप ऐसे ही इतने कानूनी नुकात के साथ 30 मिनट के अंदर इतना लंबा चौड़ा फैसला लिख लिया गया। अच्छा, उसके अंदर फिर एक और बड़े मजे की बात हुई, यानी पुलिस जो है, या तो पुलिस के अंदर कोई टार्जन की रूह अलूल कर गई, या वो स्पाइडरमैन और सुपरमैन की रूह पुलिस के अंदर अलूल कर गई, क्योंकि 12:30 पर फैसला सुनाया गया और 12:34 पर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। इसका मतलब यह है कि जो फैसला ट्रायल कोर्ट ने सुनाना था उसकी एक कॉपी पुलिस के पास, या इनडायरेक्टली पुलिस को यह कन्वे पहले से किया गया था कि आपने इमरान खान साहब की रिहाइशगाह के अराउंड रहना है, इस वक्त ये फैसला आएगा। उसके बाद इमरान खान साहब के घर का गेट भी तोड़ा गया, ये भी अदालत में इंकशाफ हुआ है। और ये इंकशाफ भी हुआ है कि इमरान खान साहब के घर का वॉशरूम भी तोड़ा गया। तो 12:30 पर फैसला आता है इस्लामाबाद में। ये हमारे व्यूअर्स याद रखें कि ये ट्रायल कोर्ट जो है ये इस्लामाबाद में थी, और 12:34 पर लाहौर में इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये 4 मिनट के अंदर कमांडो एक्शन हुआ है। तो इसका मतलब तो यह है कि ये पहले से लिखा लिखाया फैसला था। अच्छा, अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बताया, क्योंकि लतीफ खोसा ने बड़े जानदार दलाइल दिए, मुकम्मल तौर पर लाजवाब कर दिया चीफ जस्टिस आमिर फारूक को भी, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो उन्होंने दलाइल दिए। इसी प्लेटफॉर्म पर हमने ये बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस के मुतल्लिक प्रोसीडिंग्स अभी पेंडिंग थी कि ट्रायल कोर्ट ने फौरी तौर पर यह फैसला सुना दिया। बार बार हमने इस पॉइंट को हाईलाइट किया, कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि नहीं कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं थी, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुछ सवालात भेजे थे ट्रायल कोर्ट में कि इन सवालात के जवाबात लेने हैं। एक और बड़ा दिलचस्प इंकशाफ हुआ कि इमरान खान साहब ने जो 4 गवाहान पेश करने थे, तो बताया गया ट्रायल कोर्ट को कि ये गवाहान कराची में हैं, ये 4 ही गवाहान हैं। लतीफ खोसा ने कहा कि ये कुछ 40 गवाहान नहीं थे कि बड़ा कुछ टाइम लग जाता, और ट्रायल कोर्ट को बड़ी जल्दी थी कि जल्दी जल्दी हम फैसला दें। तो 4 गवाहान को पेश करने में ज़्यादा 24 घंटे लगते, 48 घंटे ज़्यादा लग जाते। वैसे तो 24 घंटे का ही टाइम लगता, लेकिन इमरान खान साहब को हक दिफा नहीं दिया गया और उनको गवाह पेश करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। अब एक ऐसी सूरत हाल में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतल्लिक ये कहा कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कुछ वक्त देना चाहते हैं कि वो इस केस की समाअत करे। पहले तो सारे आपके ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे थे, तो अब जस्टिस आमिर फारूक भी ये कह रहे हैं खुद कि जब किसी मुल्जिम को यानी इमरान खान साहब को हक दिफा नहीं दिया जाएगा, जब हक दिफा नहीं दिया जाएगा तो फिर फैसले पर सवालात तो उठेंगे। इसका मतलब यह है कि जस्टिस आमिर फारूक ने भी अब ये एडमिट कर लिया, ये एतराफ कर लिया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दुरुस्त नहीं है, इमरान खान साहब को हक दिफा नहीं दिया गया, इस तरह से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये मान लिया। उसके बाद एक और अहम पॉइंट कि 120 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो इमरान खान साहब या किसी और मेंबर असेंबली के खिलाफ इस किस्म की कंप्लेंट दायर करने के लिए 120 दिन का एक दायरा कार मुख्तस है। अब 920 दिन या समथिंग इस तरह का लतीफ खोसा ने आर्गूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि इतने दिनों के बाद अगर इलेक्शन कमीशन जाएगा और ये कहेगा कि गोशवारे ठीक नहीं है, डिक्लेरेशन ठीक नहीं है, तो इसका मतलब तो यह है कि पूरी जिंदगी आपके सर पर यह तलवार लटकती रहेगी। ये खुसूसी सलूक सिर्फ इमरान खान साहब के साथ कैसे किया जा रहा है। अब इस पर भी इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनके पास किसी किस्म का जवाब नहीं था, यानी मुकम्मल तौर पर लाजवाब थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब 2 रुकनी बेंच ये भी लाजवाब थे, और इसी तरह इलेक्शन कमीशन के वकील भी मुकम्मल तौर पर लाजवाब थे। पूरे तरीके से पोस्टमार्टम हुआ है कि इमरान खान साहब को किस तरह बाय डिजाइन ये सजा सुनाई गई, किस तरह से एक लिखा लिखाया फैसला जो है वो पढ़ दिया गया। अब इसमें एक और अहम जो फैसले का नुक्ता है, जो समाअत का एक हुक्मनामा जारी किया गया कि इमरान खान साहब की हालत ज़ात, ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो सुप्रीम कोर्ट ने एक तहरीरी हुक्मनामा समाअत का जारी किया कि इमरान खान साहब की जेल में हालत ज़ार के मुतल्लिक रिपोर्ट मांग ली। इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को भी पता है कि इमरान खान साहब जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ
जेल के अंदर कितना बदतरीन सलूक किया गया है। यानी अभी ये स्टोरी तो लॉन्च करवाई गई कि उनके वॉशरूम की दीवारें ऊंची कर दी गई, या जो सर्विलेंस के लिए जो वहां से डिवाइसेस मिली थी जिनमें कुछ कैमरास भी शामिल थे, वो कैमरास हटाने के लिए कुछ काम किया जा रहा है। लेकिन अमली तौर पर हाशमी साहब कुछ भी नहीं हो रहा। मकसद यही था कि इमरान खान साहब को अजियत दी जाए। अब आ जाए कि क्या इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन होगी, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे? तो इसके अंदर दो चीजें तो बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो जैसे लतीफ़ खोसा ने कहा कि सदर आरिफ अलवी ने 14 अगस्त यानी योम आज़ादी पर 6 माह कैदियों की सजाओं में कमी की। इमरान खान साहब को तो कुल जो सजा सुनाई गई थी वो 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इससे पहले हम कैप्टन सफदर के केस में देख चुके हैं कि उन्हें 1 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी और उसके बाद उनकी जो अपील थी उसके ऊपर फैसला भी बड़ी जल्दी हो गया था। तो लतीफ़ खोसा ने यह कहा कि अब तो इमरान खान साहब की सजा वैसे भी कम है, और खुद जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये जो मुख्तसर सजा है ये तो बगैर नोटिस के भी मुअत्तल हो जाया करती है, बगैर नोटिस के भी मुअत्तल हो जाया करती है। इस प्लेटफॉर्म पर मैंने ये खबर ब्रेक की थी अपने दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी कि मेरी जो टॉप के कानूनी माहिरीन हैं उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से नहीं है। आजादाना जो आजाद ओपिनियन रखते हैं, जिनका ताल्लुक नून लीग से नहीं, तहरीक इंसाफ से नहीं। मेरी हाशमी साहब बतौर साफी 5-6 कानूनी माहिरीन से मैंने उनकी राय पूछी तो उनका यह कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इमरान खान साहब को मेरिट के ऊपर इंसाफ दे और इमरान खान साहब को जमानत दी जाए। इमरान खान साहब की अव्वल तो ये सजा ही कलअदम होनी चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब को जमानत देने के सिवा इस बोगस तरीन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस जिनके खिलाफ रेफरेंस लेकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाना था तहरीक इंसाफ ने, तो इनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अमली तौर पर इमरान खान साहब का जो केस है, तोशाखाना का केस, ये अमली तौर पर शेल्व हो गया है। अमली तौर पर साबित हो गया है कि इमरान खान साहब को बदनीयती के तहत जेल भिजवाया गया था। अब क्या इमरान खान साहब को बाहर आने दिया जाएगा? इसके ऊपर एक अहम नुक्ता यह है कि 2 जो मुकदमात में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई, अगरचे फौज ने अब यह फैसला किया है कि इमरान खान साहब का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं चलेगा, लेकिन 2 मुकदमात में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली गई है। तो प्रॉबेबली सुप्रीम कोर्ट से अगर 1-2 दिन के अंदर यह फैसला आ जाता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मजीद ताखीरी अरबे अभी इस्तेमाल करेगी, तो अगर यह फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से 2-3 दिन में, और उम्मीद ये की जाती है कि चीफ जस्टिस साहब इस मरतबा अपनी रिटायरमेंट से पहले, जो कि सितंबर में हो रही है, ये फैसला करके ही जाएंगे, हाँ या ना में ब्लैक एंड व्हाइट में कोई फैसला करके जाएंगे, तो इमरान खान साहब को बाहर आने से रोकने के लिए उन्हें किसी और केस में, यानी गिरफ्तारियां तो 2 केसेस में डली हुई हैं, लेकिन किसी और केस में गिरफ्तार करके किसी और जगह मुंतकिल किया जा सकता है, या कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जाली ऐसा निकाल कर, कोई ऐसा जेल ऑर्डर निकाल कर कि जी किसी और जगह इमरान खान साहब को रखा तो कोई नक्शे अमन का खतरा हो जाएगा, कोई इस तरह की सूरत पैदा हो सकती है। तो हो सकता है इमरान खान साहब को दोबारा से यहीं पर रखने की कोशिश की जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के कत्ल के केस में भी रोक दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म इम्तना था वो बरकरार रहेगा। तो इसका मतलब है कि उस केस में तो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी रोक दी गई है, लेकिन बाकी 2 केसेस में जो गिरफ्तारी डाली गई है, तो ये गिरफ्तारी डाली इसलिए गई है कि ताकि इमरान खान साहब को मेरिट के ऊपर यहां से इंसाफ मिले। अगरचे इंसाफ जो ताखीर से मिलता है वो इंसाफ नहीं होता, लेकिन चले बहरहाल अब जो कुछ हो गया सो हो गया। तो यही है कि इमरान खान साहब को अगर इंसाफ मिले भी तो ये दोबारा से एक और मरतबा आइन को, कानून को रोनते हुए इमरान खान साहब को किसी और केस में, किसी और जेल में या अटक जेल में ही दोबारा से बंद रखें। साहब, अमेरिकी सफीर ने एक इंतहाई अहम पैगाम जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान राजा सिकंदर सुल्तान साहब को जो है वो पहुंचाया है। सिकंदर सुल्तान साहब ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात नहीं की, लेकिन इन्होंने अमेरिकी सफीर को 14 तोपों की सलामी जो है वो पेश की है। नहीं, हो सकता है कि मुलाकात ना करने के, हो सकता है कि अमेरिकी सफीर ने 114 तोपों की जवाबी सलामी दे दी हो। बिल्कुल ऐसा आरिफ अलवी तो नहीं है ना कि जिनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसी की शय पर दबा देंगे।
वो अमरीकी सफीर हैं, अमरीका के नुमाइंदे हैं, और पाकिस्तान के अंदर अमरीकी सफीर जो है ना, उसको यहाँ पे आप वाइस राय समझ लें, वो बड़े पावरफुल ऑफिशियल होते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सर, यहाँ के अगर जमहूरी निज़ाम में अमेरिका इतना इंटरेस्टेड है कि वो हमारे इलेक्शन कमिश्नर से मिल रहा है, हमारा क्या सफ़ीर मिलता है जाके अमेरिका के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से? कभी नहीं हो सकता। राज साहब, मुलाकात हुई है और जो तर्जुमान तो बेचारा एक डिप्लोमेट से मिलता है, तो असद मजीद, तो उल्टा उनको धमकियां दी जाती हैं कि इमरान खान की हुकूमत को फारिग करो वरना रियासत पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। तो हमारे सफीर तो बेचारे इतनी जुर्रत नहीं कर सकते। लेकिन चले खबर की तरफ आते हैं। वो ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है। अमरीकी सफीर ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसफाना इंतखाबात के लिए अमरीका की हमायत की यकीन दहानी कराई है। अच्छा, ये यकीन दहानी इमरान खान को नहीं करवाई जाती, सदर आरिफ अलवी साहब को नहीं करवाई जाती, ये बाकी लोगों को नहीं करवाई जाती, और कोई एक्शन भी नहीं लेता, लेकिन ये अमरीकी सफ़ीर को राय साहब क्यों करवाई गई है? आपको क्या लगता है कि व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन कि ये मुलाकात हुई? और खान साहब तो कहते थे ना कि लोकल हैंडलर्स और लोकल लोगों ने, राजा रियाज जैसे लोगों ने और बाकी लोगों ने किस तरह मुलाकातें की। अब तो वो किरदार एक एक करके एक्सपोज भी हो रहे हैं ऐसा कि हमारे निज़ाम के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बैठ गई है। देखिए आशफी साहब, इस खबर के अंदर एक बहुत बड़ी खबर छुपी है। अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात और अमरीकी सफीर की जानिब से ये भी कहना कि आम इंतखाबात में नए वज़ीर-ए-आज़म का चुनाव, नए वज़ीर-ए-आज़म को इलेक्ट करना, ये पाकिस्तानी अवाम का हक है और पाकिस्तानी अवाम को साफ और शफाफ इलेक्शन के नतीजे में अपनी मर्जी का वज़ीर-ए-आज़म चुनने का हक देना चाहिए। ये बड़ी मानीखेज बात है। यानी ये बात अगर किसी और मुल्क में किसी और मुल्क का सफीर देता तो शायद उसको तलब कर लिया जाता कि ये तो हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। लेकिन यहाँ पर अमरीकी सफीर, जो कि बड़े बाखबर ज़ाहिर है कि हल्के हैं, उनका अपना एक इंटेलिजेंस निज़ाम है, सबसे ज़्यादा बाखबर जो सफारत खाना है इस्लामाबाद में, वो अमरीकी सफारत खाना समझा जाता है। उसके बाद आपका जो ब्रिटिश हाई कमीशन है, फिर आपकी इसी तरह जो रशियन यहाँ पे मिशन है, तो उनके पास पूरी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होंगी। उनको पता है कि किस तरीके से अगले इलेक्शन को रिग करने का प्लान बनाया गया है, किस तरीके से इंसानी हकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं, किस तरह से इमरान खान साहब को, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, उनके साथ बदतरीन जेल में सलूक किया गया है, और तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी और सबसे मकबूल पार्टी है, उसको कलदम करने के लिए या उसको क्रश करने के लिए क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब एक तो अमरीकी सफीर की जो मुलाकात है, इसके अंदर अमेरिका ने अपना जो इंसानी हकूक के हवाले से आप ये कह लें कि अपना एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, या कम से कम एक सो कॉल्ड रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। एक तो जमहूरियत के हवाले से, इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से, तो एक तो वो चीज़ ऑन रिकॉर्ड ले आए। दूसरा, इस पूरी सूरत हाल में जब इस किस्म का मैसेज दिया जाता है, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे महकूम मुल्क, पाकिस्तान जैसे गुलाम मुल्क जो है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये मैसेज देकर रियासत पाकिस्तान को, या पाकिस्तान के जो जिम्मेदार हल्के हैं या निगरान हुकूमत, उनको ये मैसेज देकर ये भी कन्वे कर दिया जाता है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है इससे हम बहुत अच्छे तरीके से बाखबर हैं, और ये मैसेज देकर अदरवाइज जो भी कोऑपरेशन चाहिए किसी भी सुपर पावर को, किसी रियासत से, तो वो कोऑपरेशन हासिल करने में ज़रा आसानी हो जाती है। लेकिन इसके अंदर एक और बहुत अहम फैक्टर जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसके मुतालिक मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी खबर इसके अंदर छुपी है कि अमेरिका की पाकिस्तान के अंदर बड़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगरचे पाकिस्तान को दहशतगर्दी में नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान का जितना मिलिट्री हार्डवेयर, क्वालिटी का मिलिट्री हार्डवेयर आया है, वो सारा अमेरिका से आया है। उसके बाद हमने चाइना से भी मिलिट्री हार्डवेयर लिया है, लेकिन उसकी वो क्वालिटी नहीं है जो आपका बालाकोट का इंडिया ने मिस एडवेंचर किया था। तो उस मिस एडवेंचर को टैकल करने के लिए भी हमने प्राइमरली F-16 इस्तेमाल किए थे, और फिर F-16 को गिराने का एक झूठा दावा इंडिया की जानिब से किया गया, तो वो दावा भी मुकम्मल तौर पर गलत निकला। एक दो मरतबा हमने कोशिश की जॉर्डन से तैयारे लेने की, एक मरतबा हमने टर्की से ओवरऑल करवा लिए F-16, लेकिन अब हम पर पाबंदियां हैं ज़ाहिर है कि अमेरिका की जानिब से।
लेकिन इस पूरी सूरत में 2005 का ज़ल्ज़ला हो, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को बहुत इमदाद दी गई थी, बहुत ज़्यादा इमदाद अमेरिका की जानिब से आई थी, बाकी यूरोप से इमदाद आई थी। लेकिन यहाँ पर अदरवाइज जो आपके इधर दोस्त ममालिक हैं या करीबी इस रीजन के ममालिक हैं, यहाँ से कोई ख़ास इमदाद नहीं आई थी। तो अमेरिका कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल जमात, ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब सबसे मकबूल लीडर हैं, तो ये नैरेटिव जो है वो कोई आगे बढ़े कि अमेरिका इमरान खान साहब के खिलाफ है। अगर ये नैरेटिव आगे बढ़ेगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ है अमेरिका, तो जाहिर है कि आवाम के अंदर अमेरिका के लिए जज्बात मनफी होंगे। अमेरिका के खित्ते के अंदर स्टेक्स हैं, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा। जैसे आपको याद होगा कि एहसन इकबाल ने एक ट्वीट कर दिया कि चाइना जो है वो उसने पाकिस्तान की फौजी क़यादत को ये मैसेज कन्वे किया कि इमरान खान साहब की हुकूमत दोबारा नहीं आनी चाहिए। तो इसके ऊपर तो ज़ाहिर है चीनी हुकूमत के लिए तो मनफी जज्बात पैदा होते हैं पाकिस्तानी अवाम में, क्योंकि पाकिस्तान के 74% अवाम तो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। फ़ौरन से पहले चीनी ऑफिशियल्स का इसके ऊपर एक मौक़िफ़ सामने आ गया कि इमरान खान साहब के दौर में कोई सी पैक पर काम नहीं रुका था और कभी भी चीन ने यह नहीं कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत नहीं आनी चाहिए। चीन पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करता। तो एक तो अमरीकी सफ़ीर ने यह मैसेज दिया है कि अमरीका भी पाकिस्तान के अंदर शफाफ इंतखाबात के लिए इसकी हमायत करता है, बर वक्त इंतखाबात की हमायत करता है। और ये एक तरह से तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स को, जो कि 74% तक इस वक्त जिनकी शरह है पाकिस्तान में, उनको एक पॉजिटिव मैसेज दिया गया है, क्योंकि अमेरिका ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात के जो सपोर्टर्स हैं वो अमेरिका के लिए मनफी जज्बात रखें। तो इस वजह से भी ये अमेरिकी सफ़ीर की मुलाकात है। दूसरा, अगर अमेरिका ने शफाफ इलेक्शन करवाने हैं, यानी अगर जोर देना है, तो अमेरिका के लिए कोई ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमारे जैसी जो महकूम रियासतें हैं, ये तो एक दो कॉल्स आती हैं। हमें पता है कि साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ भी एक कॉल के ऊपर ढेर हो गए थे, बाद में उन्होंने बड़ी जस्टिफिकेशन दी, लेकिन ये इससे पहले हमें पता है कि अगर वो कॉल उस वक्त कोई पार्लियामेंट होती, आज़ाद पार्लियामेंट होती, तो शायद मामलात उस तरफ ना जाते। लेकिन बहरहाल ये जो 14 तोपों की आपने सलामी कही कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमेरिकी सफ़ीर को दी है, तो मेरी तो रीडिंग ये है कि अमेरिकी सफ़ीर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 114 तोपों की सलामी दिया। वरना चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो ये कहते कि जी आप कौन है हमें डिक्टेट करने वाले कि इलेक्शन किस किस्म का होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये अमूमन एक आज़ाद मुल्क के अंदर ऐसा होता है। लेकिन चूंकि हम एक महकूम मुल्क हैं, और दूसरी ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन प्लान किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन में गैर मुअय्यना ताख़ीर का फैसला कर लिया है, मरियम नवाज और नवाज शरीफ की बी टीम बनकर। तो इस वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो मैसेज भेजा गया है, मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त मैसेज भेजा गया है। और अमेरिका की जानिब से रिसेंटली जो मैसेजेस आए हैं पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के मामले पर, या पाकिस्तान में जमहूरियत की सपोर्ट के लिए, तो मुझे लगता है कि अमेरिका की जानिब से ये पॉजिटिव मैसेजेस हैं, मस्बत पैगामात हैं, इसको मस्बत तरीके से लेना चाहिए। अच्छा राय साहब, मैंने नवाज शरीफ की जो पाकिस्तान यात्रा है इसके हवाले से बात करनी थी, लेकिन उससे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि खान साहब ने ना जेल से पैगाम भी भेजा है, किताबें पढ़ना शुरू कर दी हैं, और फिर ये भी पता चला है कि बुशरा बीबी जब मिलने जाती हैं तो वहां पर एक एहलकार पुलिस का जासूस बनकर बैठा रहता है, और जो गुफ्तगू होती है ताकि किसी को रिपोर्ट किया जाए। आपने जो कहा था ना कि खैरियत दरियाफ्त की है, तो उस तनाजुर में ये भी एक मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि अब खान साहब ने किताबें जो है पढ़ना शुरू कर दी हैं। एनिमल फार्म 1984 का जिक्र किया, जॉर्ज ऑरवेल का ये एक नावल है, बड़ा बेहतरीन है, जिसमें माशरे को किस तरह तकसीम किया जाता है और हुकूमत ने आज़ादी इज़हार पर और झूठ प्रोपेगेंडा जो है उस पर किस तरह से उसको फैलाया जा रहा है और आवाम को सच बोलने से रोका जा रहा है। और फिर खान साहब की तकरीरों में हज़रत उमर का जिक्र आपने देखा होगा कि बार बार आता है, और फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद की तर्जमे के साथ जो है उसकी स्टडी के हवाले से भी खान साहब ने बाबर अवान के ज़रिए ये पैगाम जो है वो बाहर भेजा है। राय साहब, एक तरफ खान साहब, दूसरी तरफ ये लोग भी थे, जब जेल गए थे तो कितनी किताबें पढ़ी होंगी नवाज शरीफ ने और मरीम नवाज ने। मरीम ने तो नाम भी खैर लिए थे, और मरीम ने कहा था कि मैं तो और भी काम करती रही हूं वहां पे, मैंने बहुत कुछ सीख लिया जेल के अंदर। मरियम नवाज ने जो काम किए
उसके मुतल्लिक उन्होंने बताया कि मैं तो कपड़े भी इस्त्री खुद करती थी। तो इसका मतलब यह है कि मरियम नवाज जो जेल में रहीं, इसके अलावा जो उनको लॉन की सहूलत मैसर थी, लाइब्रेरी की सहूलत मैसर थी, अटैच बाथ उनके पास मौजूद था, इसके अलावा नवाज शरीफ की जेल में एयर कंडीशनर मौजूद था, मरियम नवाज के पास मोबाइल की सहूलत भी मौजूद थी, मरियम नवाज को खाना 3 टाइम घर से आता था, वो लिखती थी बाकायदा कि कौन कौन उनके साथ मिलेगा आकर, यानी उनके कारकुन या नून लीग के जो नाम नहाद पार्टी लीडर्स हैं। तो मरियम नवाज की जेल का कंपैरिजन जिस बदतरीन हालात में इमरान खान साहब को रखा गया है वो तो नाकाबिले बयान है। यानी वो हकायक बयान करते हुए भी शर्म आती है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब के वाशरूम की हालत है, जिस तरीके से वाशरूम के ऊपर एक सर्विलेंस कैमरा रखा गया है इमरान खान साहब की प्राइवेसी को इन्वेड करने के लिए, तो ये तो बहुत ही आप ये कह लें कि एक साबिक प्राइम मिनिस्टर के साथ एक बोगस तरीन मुकदमे में इस तरह का सलूक, ये एक नई मिसाल इन्होंने अंधेर नगरी की कायम की है। अब इस पूरी सिचुएशन में एक तो कंपैरिजन हमने ये पहले भी किया था, लेकिन इमरान खान साहब चूंकि तारीख के तालिब इल्म हैं, इमरान खान साहब फ़लसफ़े के तालिब इल्म भी हैं और ख़ास तौर पर मज़हब इस्लाम को उन्होंने बड़ा गहराई के साथ स्टडी किया, इसी वजह से वो हवाले भी देते रहते हैं मज़हब इस्लाम के। तो इमरान खान साहब ने मज़हब इस्लाम से मुतल्लिक किताबें भी मुताले के लिए मंगवाईं, इसी तरह जिन किताबों का आपने जिक्र किया, और एक पैगाम भी भिजवाया इमरान खान साहब ने कि अगर मेरी 200 साल की ज़िंदगी भी होती और ये मुझे 200 साल भी कैद रखते तो तब भी मैं अपने नज़रिए से किसी सूरत पीछे न हटता। लेकिन अब इसके अंदर हाशमी साहब एक जो ट्विस्ट आया है, ये नवाज शरीफ की जो परवाज़ रोकी है, यानी परवाज़ रुकी है नवाज शरीफ की, पाकिस्तान आमद रुकी है, ये भी एक बड़ा दिलचस्प मामला है। आप तो खैर लंदन में हैं, मैं उस तरफ ही आ रहा हूँ, मैं राज साहब उसी तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब से 2 मुलाकातें हुई हैं शहबाज शरीफ की। अच्छा, मैं समझा आपकी 2 घंटे ये 2.5 घंटे मुलाकातें उनकी हुई हैं। नहीं सर, वो नो गो एरिया है और वहाँ पर सिर्फ मखसूस लोगों को एक मखसूस नैरेटिव के लिए बुलाया जाता है राय साहब। जी। वहाँ पर वो लोग नहीं जा सकते जो नवाज शरीफ से ये पूछते हैं कि आपने पाकिस्तान जाते क्यों नहीं, और आप एक मुजरिम हैं और आपकी तकरीरें पाकिस्तान पे चलना शुरू हो गई। मुझे अगर मौका मिले तो मैं जाकर एक तो मुबारकबाद दूंगा कि ऐसा होता है मुजरिम जी, वहाँ जिसकी जो पाकिस्तान से भागा हुआ है और उसकी तकरीरें पाकिस्तान की टीवी पर चल रही हैं और कैमरा कुछ नहीं कर रहा। जी, सवाल ये किया जाता है वहाँ पे कि मैं तमाम सहाफ़ियों की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने अक्सर सवालात इस तरह के सुने हैं कि मियाँ साहब आपके दौर में तो बड़ी तरक्की हो रही थी, अब आप क्या कहेंगे। यानी पहले खुद ही मियाँ साहब की तारीफ कर दी और फिर कहा कि जी आप क्या कहेंगे। नहीं, ऐसे भी सवाल हुए हैं कि मियाँ साहब आपने खुशबू कौन सी लगाई हुई है। ऐसे भी सवाल होते हैं राज साहब। हैविंग सेड दैट, नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट बहुत समझती है नवाज शरीफ को, ये भी सियासी बैगेज है जो वो उठाना नहीं चाहती। जनरल बाजवा के बाद अगर वो गए और अब इमरान खान जेल में हैं तो फिर लोगों का गम गुस्सा तो आपके सामने है। आपको लगता है कि शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट कैंडिडेट और उनकी मौजूदगी में नवाज शरीफ का पाकिस्तान जाना शायद ग्रीन सिग्नल जहाँ से आना है वहाँ पर अभी अंधेरा है, लोड शेडिंग हुई है और घुप अंधेरा है और उम्मीद की और रोशनी की कोई किरण जो है वो नवाज शरीफ के लिए कम से कम नज़र नहीं आ रही। देखिए हाशमी साहब, पहले तो इन्होंने सितंबर में वापसी अपनी प्लान की थी। अब इशू ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के जो मूड स्विंग्स हैं उनका 100% अंदाज़ा लगाना इस वक्त मुमकिन नहीं है। आप ये देखें कि मुसद्दिक मलिक ने आज बड़ा मानीखेज स्टेटमेंट दिया। ये वही नून लीग है जो ये कहती थी कि सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करे। अब मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि सदर के पास ये इख्तियार है कि वो 90 दिन के अंदर किसी भी तारीख का तयन करें नए इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन कमीशन पाबंद है सदर की दी हुई तारीख पर इलेक्शन करवाने के लिए। ढके छुपे लफ्ज़ों में इस तरह का तासुर देते हैं कि ये इलेक्शन में जो ताख़ीर हो रही है ये कोई इस्टेब्लिशमेंट के इमाम पर हो रही है और हम तो चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो। अब दूसरी जानिब ये भी गारंटी नहीं मिल रही और प्रॉबली हो सकता है अगरचे जस्टिस फाइज ईसा ने अपना भेष बदला, लेपा पोती की, मेकअप किया, अपना पूरा जो भेष बदल कर वो चले गए पार्लियामेंट में और उन लोगों के साथ बैठ गए जिनको अदालतों ने करप्ट, सजा याफ्ता और मुजरिम करार दिया था। लेकिन यू नेवर नो
हो सकता है कि जस्टिस फायज ईसा जिन्होंने जस्टिस बंदियाल के बाद चीफ जस्टिस बनना, हो सकता है उनकी जानिब से भी कोई गारंटी ना मिल रही हो कि नवाज शरीफ के केस का क्या बनेगा। और ये भी हो सकता है कि शहबाज शरीफ ना चाह रहे हो कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से नवाज शरीफ को किसी किस्म की गारंटी ना मिले कि नवाज शरीफ आए, क्योंकि शहबाज शरीफ को तो बिल्कुल सूट नहीं करता ये मरियम नवाज की जो खामोशी है ना, मरियम नवाज की खामोशी नवाज शरीफ के मुतल्लिक और शहबाज शरीफ चाचू के मुतल्लिक। आजकल आपने देखा कि वो चाचू की तारीफों पर मबनी कोई ट्वीट्स वगैरह ज्यादा नहीं करती, तो उनकी खामोशी भी ये बताती है कि उनको कोई खलिश है। तो हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट को शहबाज शरीफ ने ये पैगाम दिया हो कि देखें माई बाप, मैं तो 24 घंटे बूट पॉलिश करता हूँ, नवाज शरीफ आ गए, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए धांधली ज़्यादा इलेक्शन के नतीजे में, तो वो तो कभी कभार सींग भी अड़ा लेते हैं। तो इसलिए बेहतर यही है कि मैं ही, ये जो धांधली ज़्यादा इलेक्शन है इसके नतीजे में मैं ही दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनूं। तो शहबाज शरीफ को और उनके कैंप को तो नवाज शरीफ की वापसी सूट नहीं करती। तो हो सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट को की जानिब से जो गारंटी नहीं मिल रही ये प्रवास वापस लाने की, यानी नवाज शरीफ की प्रवास पाकिस्तान लाने की, इसके पीछे भी इनडायरेक्टली शहबाज शरीफ हो, क्योंकि ये हाशमी साहब सलमान शहबाज जो हैं ये जनाब बाजवा से खुफिया मुलाकातें करते थे और सलमान शहबाज कहते थे कि मरियम नवाज की सियासत को दफन कर दें, नवाज शरीफ की सियासत को दफन कर दें। ये जनाब बाजवा को जाकर कहते थे। ये यदि ऐसी बात है कि जो पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर 3-4 साफियों को पता है, एक ऐसे साफी भी हैं जिन्होंने इसके मुतल्लिक ट्वीट भी कर दिया था, 3-4 साफियों को ये बात पता है। तो ये शहबाज शरीफ तो अब चूंकि प्राइम मिनिस्टर बने थे, दोबारा भी उनकी ख्वाहिश होगी कि प्राइम मिनिस्टर बने, तो इस वजह से नवाज शरीफ की परवार रोकने के मामले के पीछे शहबाज शरीफ भी हो सकते हैं। अब ये कह रहे हैं कि मार्च में जाकर अगर इलेक्शन होता है तो फिर ये नवंबर में जाकर नवाज शरीफ आएंगे। हो सकता है नवंबर में भी ना आए, हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट उनको उस वक्त भी ये गारंटी ना करे कि आप आएंगे तो आपकी नैली खत्म हो जाएगी या आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को सूट ये करता है अगर मुल्क को आगे बढ़ाना है तो पाकिस्तान के तमाम हल्कों को सूट ये करता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो भी हुकूमत आए वो आज़ादाना बड़े फैसले करे और पूरी तरीके से फौज और इस्टेब्लिशमेंट उस हुकूमत के साथ खड़ी हो अगर रियासत को और मुल्क को आगे बढ़ाना है। लेकिन अदरवाइज इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरीके से ये शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारे साथ है मुकम्मल तौर पर, तो उस सूरत में अगर इस्टेब्लिशमेंट के पास ये चॉइस हो कि किसको प्राइम मिनिस्टर चूज करना है, शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को, तो ऑब्वियसली उनकी चॉइस जो है वो शहबाज शरीफ होंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ तो मुकम्मल तौर पर जी हजूरी करेंगे, किसी किस्म की मजामत नहीं करेंगे। तो एक मेजर का फोन ही शहबाज शरीफ को, या एक टेक्स्ट ही बहुत है, आर्मी चीफ के लेवल की तो दूर की बात है। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।